नमस्ते दोस्तों। इस सीरीज में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2024 यूपी बोर्ड साइंस का पेपर, क्लास 10th का साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें से आज हम सॉल्व करेंगे 2024 का सेट 2 824 सी के, जिसका कोड है 824 सी के। तो अभी तक हम लोगों ने 2025 के सभी 6 सेट सॉल्व कर चुके हैं। उनकी वीडियो आप क्लास 10th की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और 2024 का सेट 1 भी कर चुके हैं। तो आज सेट 2 शुरू करते हैं। और इसमें से हम लोग कौन सा पार्ट, साइंस में आपको पता होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीन होता है। तो मैं इसमें से आपको फिजिक्स वाला पार्ट सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें 1 से 7 तक बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं और उसके बाद 21, 22, 23, 24 लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो इन्हीं 7 बहुविकल्पीय क्वेश्चन और वो 4 लॉन्ग आंसर वाले, ये हम सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो बहुविकल्पीय वाले से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु रखी जाए तो कहां पर प्रतिबिंब बनता है? एक ही केस होता था इसमें, आभासी जिसमें बनता था। एक मिनट ऑप्शन देख लेता हूं मैं। तो क्या क्या ऑप्शन दिया है? तो आपको अगर ऑप्शन देखो, 6 केस बनते थे। लास्ट वाले केस में हम कहां पे रखते थे? फोकस और ध्रुव के बीच में रखते थे वस्तु। तब प्रतिबिंब कहां बनता था? दर्पण के इधर ही, मतलब जिधर वस्तु होती उधर ही बनता था। आभासी बनता था, सीधा बनता था और वस्तु से बड़ा बनता था। तो इसमें से देख लो कौन सा ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है सीधा आभासी छोटा, दूसरा है सीधा आभासी बड़ा। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी वाला सीधा आभासी बड़ा। देखो, इसमें जो दर्पण में, वो अवतल दर्पण में हम लोग 6 केस पढ़ते हैं, सबके प्रतिबिंब बनाते हैं, किरण आरेख बनाते हैं। वो आपको माइंड में कहीं ना कहीं रखना होगा, आपको रटना पड़ेगा वो चीज। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप ऐसे कोई ट्रिक नहीं है इसकी कि निकाल लें कि आभासी यहाँ पे रखा है तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। ये चीज आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो आप वो 6 केस याद करिए और उत्तल दर्पण के 2 केस याद करिए। अगर ये 8 केस आपने रट लिए, फिर चाहे दर्पण हो चाहे लेंस, जो केस बनता है, जितने केस बनते हैं अवतल दर्पण में, वही सेम बनता है उत्तल लेंस में। और जो उत्तल दर्पण में बनता है वो अवतल लेंस में बनता है 2 केस। तो सेम दर्पण और लेंस का आपको रिवर्स कर देना है, अवतल का उत्तल, उत्तल का अवतल। तो आपको काम चल जाएगा। आपका काम जो है, जो भी प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में, सीधा बन रहा हो, उल्टा बन रहा है, आभासी, वास्तविक कैसा बन रहा है, तो ये 8 केस आपको रखने पड़ेंगे इस क्वेश्चन के लिए। और हर साल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो याद करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें से क्या है। कह रहा है दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को दूर की वस्तु साफ दिखाई दे, पास की साफ ना दिखाई दे, पास की क्लियर ना दिखाई दे, तो उसे हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। तो जब पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो उसमें जो है हम उत्तल लेंस यूज करते हैं। और जिसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है उसके लिए अवतल लेंस यूज करते हैं उसके निवारण में। तो आप इसको भी दिमाग में बैठा लीजिए कैसे भी करके, कि अगर पास की वस्तु देखने में दिक्कत है तो कौन सा लेंस? उत्तल। और दूर की वस्तु देखने में दिक्कत है तो अवतल लेंस। तो यहाँ पे दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ कि दूर की दिखाई देती है साफ, पास की साफ नहीं दिखाई देती, तो कौन सा लेंस यूज करेंगे? उत्तल लेंस। कौन सा ऑप्शन है इसमें? देख लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। पहला ऑप्शन दिया है अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस, तीसरा द्विफोकसी। तो इसमें बी वाला उत्तल लेंस सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही था? मैं लिख दे रहा हूँ सीधा, और कैसा बना था? आभासी, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, ऑप्शन कौन था? कि बड़ा, बी। बी ऑप्शन सही था इसमें। और इसमें जो है उत्तल लेंस सही होगा, ये आपको याद रखना है, उत्तल लेंस सही होगा। ये कौन सा ऑप्शन है? ये भी बी ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। तो कौन सा लेंस होना चाहिए, अवतल या उत्तल? हालांकि आप यहां से देख के बता सकते हैं। देखो, 0.5 आवर्धन का होने का मतलब होता है वस्तु जो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो छोटा बन रहा है, वस्तु का आधा बन रहा है। 0.5 का मतलब क्या होता है? आधा, हाफ, 1/2। तो यहाँ से अगर वो आभासी प्रतिबिंब हो और वस्तु से छोटा हो, देखो दो ही केस में आभासी बनता है। देखो, आभासी दोनों में बनता है। एक तो आ, उत्तल लेंस में 6 केस बनते हैं, तो लास्ट वाला केस जब हम प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमें आभासी मिलता है, लेकिन वहां पे आभासी होता है वस्तु से बड़ा होता है। और अवतल लेंस में दोनों केस में दो ही केस होते हैं, अनंत पर और अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में।
तो दोनों केस में क्या होता है, अ, आभासी बनता है लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। कौन से लेंस में? अवतल लेंस में। तो वस्तु से छोटा है तो यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं क्लियर कि ये अवतल लेंस ही होगा। लेकिन ऑप्शन में जब देखेंगे आप, तो ऑप्शन में क्या दिया है, उसकी फोकस दूरी भी दी गई है, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन ना करना होता, मान लो फोकस दूरी ना दिया दे, यही इसकी डायरेक्ट पूछा होता कि ऑप्शन दिया होता अवतल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ से देख के बता सकते थे कि आभासी प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब तो हालांकि दोनों में बनता है, उत्तल लेंस में भी अवतल में, लेकिन छोटा है। और देन 0.5 है, 0.5 का मतलब क्या हुआ कि वस्तु का आधा बन रहा है, आधा बन रहा मतलब छोटा बन रहा है, और छोटा बन रहा है तो कौन से लेंस में बनता है छोटा? अवतल लेंस में। तो यहाँ तो एक बात क्लियर होगी, अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस कैसे पता चलेगा अवतल लेंस होगा? अभी जब फोकस दूरी निकालेंगे तो किस में आना चाहिए? नेगेटिव में आना चाहिए ना। अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव हो तो नेगेटिव आएगा। अभी देखते हैं। एक लेंस से वस्तु के 0.2 मीटर दूर रखी है। यू मतलब वस्तु की दूरी है ना, तो माइनस का 0.2, वस्तु की दूरी को हम किस में लिखते हैं? माइनस में। सब मीटर में है तो मीटर में ही कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर आपको दशमलव से कोई समस्या है, कुछ दशमलव में कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं, फिर लास्ट में मीटर में बदल लेंगे, क्योंकि जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो सब इसमें मीटर में ही है, तो मैं मीटर में ही कैलकुलेशन कर दिया। अब यू हमें फोकल लेंथ, फोकस दूरी पूछी गई है, तो फोकस दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। यू तो हमें पता है, वी नहीं पता है, क्योंकि फोकस दूरी की निकालने के लिए इन दोनों का पता होना जरूरी है। तो कैसे निकालें? आप देखिए, एम की वैल्यू दी गई है, आवर्धन क्षमता m बराबर 0.5। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब हम m की वैल्यू लिखते हैं तो उसका चिन्ह बहुत जरूरी होता है। चिन्ह प्लस होगा या माइनस होगा, तो कैसे पता करेंगे? अगर वस्तु आभासी है, आभासी पता चल जाए या सीधा, तो वो पॉजिटिव होता है m की वैल्यू। अगर वास्तविक हो और उल्टा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, तो वहां पे नेगेटिव होता है m की वैल्यू। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब हो तो, यहाँ पे आभासी दिया है, आभासी अगर कोई प्रतिबिंब है तो वो सीधा ऑटोमेटिकली होगा, तो सीधा है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब m का फार्मूला पड़ा होगा, m = v/u, लेंस की आवर्धन क्षमता का फार्मूला है v/u। यहाँ से निकाल लेंगे, 0.5 रखेंगे m की वैल्यू, v और u की वैल्यू माइनस का 0.2। तो v बराबर क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 5 × 2, 5 × 10, और 2 अंक पे दशमलव, तो 0.10 बोल दो या 0.1 मीटर, क्योंकि हमने मीटर में रखा है ना यू, तो ये भी मीटर में आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो आप, 1/f = 1/v। v की वैल्यू कितनी? माइनस का 0.1, तो माइनस आगे लगा दे रहा हूँ मैं, 0.1, और -1/u, -1/u की वैल्यू -0.2 रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +1/0. अब चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इनका एलसीएम ले लो 0.2, जैसे मन करे वैसे कर लो। चलो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 0.2 यहाँ पे माइनस लगाओ तो माइनस 0.2 × 1, तो 0.2 हो जाएगा, प्लस 0.1 × 1, तो 0.1 हो जाएगा, अपॉन 0.1 × 0.2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ना, तो कितना हो जाएगा? 0.02, 2 × 2, मतलब 2 ही आएगा, लेकिन 2 अंक पे दशमलव लगेगा, एक अंक यहाँ पे है, एक अंक यहाँ पे, तो 0.02 हो जाएगा। 1/f = क्या हो जाएगा, -0.2 प्लस 0.1, तो इसमें से घटाएंगे, लेकिन ये वैल्यू बड़ी है तो माइनस में आएगा 0.1 अपॉन 0.02। ठीक है, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे एक अंक पे एक जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव हटा देंगे, 10/2 हो जाएगा, 2×5 = 10 हो जाएगा। ये वैल्यू आई है 1/f की। माइनस देखो यहाँ पे है -5, तो f बराबर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना ये, चाहे तो यहाँ पे -5/1 कर लो, तो ये 1/5 माइनस आगे लगा देना। 1/5 का मतलब क्या हुआ, जब डिवाइड करोगे तो दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस मत भूलना, -0.2 मीटर। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। देखो, ये मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा किया है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो आप इसको थोड़ा और शॉर्ट में भी कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, दूसरा है 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो अवतल लेंस तो हमने पहले ही बता दिया था, हालांकि यहाँ भी देख के बता सकते हैं। फोकस दूरी की वैल्यू निगेटिव आई है, तो निगेटिव किसका होता है, माइनस में किसका होता है, अवतल लेंस का। अगर उत्तल लेंस है तो उसका पॉजिटिव होता है, हमेशा नहीं होता, लेकिन आपके सिलेबस में जितने क्वेश्चन है इतना मान के हम चल सकते हैं। ठीक है, बाकी 12th में पढ़ोगे कि कब
हमेशा नहीं होता माइनस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऑप्शन कौन सा था? बी वाला ऑप्शन, बी था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। तो ये प्रिज्म के सारे कलर आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो इसमें 7 कलर हो जाते हैं। कौन कौन से? विब ग्योर याद रखना है आपको, विब ग्योर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट मतलब बैगनी, आसमानी, क्या बोलते हैं इसको, और ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, और ऑरेंज क्या बोल नारंगी, और रेड लाल। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम दूरी, अधिकतम झुकी प्रकाश है किरण। तो प्रिज्म का ये वाला पार्ट होता है आधार। अगर इन दोनों से रिफ्लेक्शन अपवर्तन हो रहा है तो ये जो तीसरी भुजा होती है, तीसरी साइड होती है, इसको बोलते हैं हम आधार। तो कौन सी प्रिज्म के आधार की तरफ कौन सबसे ज्यादा झुकी हुई है? ये वाला कलर वी वायलेट, यानी कि बैगनी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर, कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पहला है नीला, लाल, हरा, बैगनी। तो डी वाला ऑप्शन बैगनी दिया है। कौन सा ऑप्शन? डी, बैगनी। ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। इनका तुल्य प्रतिरोध, R1 R2 दो तार हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो समांतर क्रम में निकालना आता है ना आपको? चाहे तो ऐसे निकाल लो, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। या फिर अगर दो हैं तो दो के लिए मैंने बताया, याद कर लो, ऊपर दोनों को गुणा करना होता है, नीचे दोनों को जोड़ देना होता है। आर इक्विवेलेंट बराबर ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करना, R1 R2 अपान R1 प्लस R2। दरअसल इसी को हल किया जाता है तो ये आता है। आप R1 R2 एलसीएम ले लो, R2 प्लस R1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन देख लो किसमें है, याद रखो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि क्वेश्चन में भी हेल्प हो जाती है हमारी। तो R1 R2 दोनों ऊपर गुणा होना चाहिए, नीचे जोड़ना है। तो सी वाला ऑप्शन देखिए, R1 R2 अपान R1 प्लस R2। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कौन सा ऑप्शन है? डी। 6 कह रहा है बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है। तो ये टंगस्टन का होता है, याद रहना चाहिए सबको, टंगस्टन का बना होता है। कौन सा ऑप्शन है देख लो ऑप्शन। पहला है नाइक्रोम, दूसरा लोहे का, तीसरा टंगस्टन का, चौथा कॉन्स्टेंटन। तो टंगस्टन हो जाएगा सही ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है ना सी, ये तो ठीक है। तीसरा ऑप्शन है विद्युत सेल में रूपांतरण होता है। तो सेल में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा में। कौन सा ऑप्शन सही है ध्यान से देख लो। रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, पहला ही ऑप्शन दिया है। दूसरा वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत, वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक। तो सेल के अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, और वो केमिकल रिएक्शन से विद्युत ऊर्जा बनती है। तो कहाँ से कहाँ तक? रासायनिक ऊर्जा से, रासायनिक ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। ये होता है सेल में विद्युत ऊर्जा। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए ही सही है। तो वैकल्पिक प्रश्न खत्म होते हैं, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या ज्ञात करना है? एक तो वस्तु की दूरी ज्ञात करना है, यू हमें ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है? वी भी ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करनी है, और कुछ ज्ञात करना है? बस दो ही चीजें ज्ञात करनी। दिया क्या क्या है? फोकस दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या दिया है?
एक इंफॉर्मेशन और दी ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, 5 गुना बड़ा। ये मैंने बताया था, अगर प्रतिबिंब के बारे में कितने गुना बड़ा कितना गुना छोटा दिया है तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, वो आवर्धन क्षमता m की वैल्यू दी गई है। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अब 5 प्लस का होगा या माइनस का, ये भी हमें सोचना होगा। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो m की वैल्यू निगेटिव होती है। और अगर आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब होता है सीधा, सीधा है तो m की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे क्या दिया है? दिया भी है जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, तो वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा और उल्टा के लिए माइनस होगा, तो m की वैल्यू होगी -5। ठीक है, तो क्या करें हम इसमें? अगर फार्मूला लगाएं, ध्यान से देखो कैसे सोचोगे इसको। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दर्पण वाला फार्मूला लगा देंगे, दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1। तो हमने अभी तक क्या किया था? तुमने देखा होगा ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, दो चीजें हमें पता रहती हैं और एक चीज हम इनमें से निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो दो चीजें निकालनी है और एक ही पता है, तो यहाँ से m की वैल्यू जो दिया है वहां पे m का फार्मूला क्या होता है, याद है किसी को? m इक्वल टू v माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू, ये फार्मूला होता है ना m का। तो m की वैल्यू क्या रखेंगे? -5 है, -5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? -v/u, तो माइनस से माइनस कट गया। अब देखो यहाँ पे चाहे v को u के टर्म में निकाल लो, तो पहले रखोगे तो v आ जाएगा। चलो v बराबर क्या हो जाएगा? u को उधर ले आओ, तो v बराबर हो जाएगा 5u। अब v की वैल्यू यहाँ पे रखो, देखो u आ जाएगा एक वेरिएबल और सॉल्व कर लेंगे। तो 1/f की वैल्यू मैं रख रहा हूँ कितना? -10। 1/v की जगह पे 5u प्लस 1/u है ही यहाँ पे। अब u के लिए सॉल्व कर लेंगे, u की वैल्यू आ जाएगी, फिर से रख के चाहे यहाँ रख दोगे चाहे इसमें रख दोगे, आ जाएगा v की वैल्यू। सॉल्व करो इसको, कैसे सॉल्व करोगे? 1/-10 एलसीएम ले लें, 5u एलसीएम ले लें, 5u से 5u में डिवाइड करोगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम लेके कर सकते हो एलसीएम, ये आपके ऊपर डिपेंड करना, सॉल्व आपको करना है एग्जाम में, मुझे नहीं। अगर मेरा तरीका तुम्हें समझ में आता है तो वो करो, नहीं तो अपने तरीके से करो। तो 5u एलसीएम लिया मैंने, 5u से इसमें डिवाइड किया, 1 आया, 1 बच गया। u से डिवाइड किया गया, u से कट गया, u से u कटा और बचा 5, तो 5 बन जाए 5। तो 5 एक कितना हो जाएगा? 6/5u। ठीक है, क्या आ गया? चलो एक बार मैं फिर से लिख दूँ, 1/-10 इक्वल टू 6/5u, 6/5u। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों, 5u × 1 इधर आ जाएगा, यहीं पे कर दे रहा हूँ, 5u हो जाएगा और -10 × 6 तो -60। और u कितना आ जाएगा? 60 इधर जाएगा तो 5 इधर जाएगा, या फिर काट दो जाएगा, 5 के 5, 5 दूनी 10, 12×5 60, तो -12 आ जाएगा, -12 सेंटीमीटर, ये u की वैल्यू है। अब हमें v भी निकालना है ना, तो v देखो यहाँ पे u की वैल्यू रखो, आ जाएगा v, v इक्वल टू 5u। चलिए क्वेश्चन बोल दो इसको, u आ गया -12 सेंटीमीटर और v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर है 5 इंटू यू की वैल्यू -12, तो -12×5 60, तो v हो जाएगा कितना? इसका 60 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यू हमें कहा था, हमने निकाल दिया। ठीक है, एक बार फिर से अगर नहीं समझ में आया देख लो क्या करना है, यहीं से हमने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, मतलब v ज्ञात करना है हमें, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु की दूरी दे दी गई है कितनी? 25 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी को हम निगेटिव में लिखते हैं, -25 सेंटीमीटर हो गया। 25 सेंटीमीटर दूरी पर अक्ष के लंबवत है तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात करना है, m भी ज्ञात करना है। ठीक है, उत्तल लेंस है, m का फार्मूला होता है v/u, वो बाद में लगा देंगे, पहले b तो निकाल लें। और कुछ दिया, फोकस दूरी भी तो दी गई होगी, फोकस दूरी कितनी दी गई है? कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, अवतल की निगेटिव, तो ये +50 सेंटीमीटर हो जाएगा। लगा दो फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस फार्मूला लगाओ। 1/f की जगह पे क्या रखेंगे हम? प्लस का 50 इक्वल टू 1/v, निकालना है हमें -1/u की जगह पे -25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 25। ठीक है, 1/25 इधर ले आओगे तो 1/50 माइनस 1/25,
25 बराबर 1/V। 50 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 50, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 50 1 के 50 माइनस 25 दूना 50, 2 1 के 2 बटे वी यहाँ कर दे रहा हूँ। तो इसके बाद क्या करोगे, 1/V बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 माइनस 2 तो -1 हो जाएगा, ये -1/50। तो v इक्वल टू माइनस, रिवर्स कर दो दोनों को, इसको रिवर्स किया इसको रिवर्स, विपरीत क्रम ले लिया, -50 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ गई कितनी, -50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है क्या ज्ञात करना है, और दूसरा एक तो प्रतिबिंब की स्थिति कितनी होगी कहाँ पे, -50 सेंटीमीटर। और आवर्धन ज्ञात करना है, आवर्धन मतलब एम, एम का फार्मूला होता है लेंस के लिए v/u, दर्पण के लिए -v/u होता है, लेंस के लिए v/u। तो m की वैल्यू हो जाएगी, v की वैल्यू आई है -50, चिन्ह के साथ रखना है, और u की वैल्यू दी गई थी -25, माइनस से माइनस कटेगा, 25 दूना 50, m की वैल्यू आ जाएगी +2। ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो श्रेणी क्रम में जोड़ दो। श्रेणी क्रम में जोड़ना तो आता ही होगा, तरीके से जोड़ दिया इसको, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। ठीक है, अब इनके दोनों सिरों पर कितना विभवांतर लगा है, 30 वोल्ट का, तो एक 30 वोल्ट का सेल लगा दो, 30 वोल्ट का। अब कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ का विभवांतर V1 है, यहाँ का V2 है, यहाँ का V3 है। तो मान लीजिए यहाँ पे देखोगे कुछ करंट निकलेगा, आई करंट, वैद्युत धारा इसमें से होकर जाएगा। तो अगर V निकालें तो V बराबर क्या होता है, ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ओम का नियम, आई आर, यहाँ पे आई R1 हो जाएगा, इसे R1 बोल दो, यहाँ पे इसको R2 बोल दो, तो V2 बराबर आई R2। देखो सब में धारा सेम जाएगा क्योंकि एक ही रास्ता है, तो ये एक, अगर जितना भी धारा निकल रहा है पूरा इसी से होकर जाए, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, पढ़ा होगा, वोल्टेज विभवांतर जो है अलग अलग होता है। तो V3 बराबर क्या हो जाएगा, आई R3, ये है R3 हमारा। ठीक है, R3 बराबर 5, तो अब लेकिन इसके लिए देखो R1 R2 R3 तो पता है हमें, आई नहीं पता है। आई निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अगर सर्किट अगर एक प्रतिरोध होता तो आई इक्वल टू V/R, ओम्स लॉ से, लेकिन यहाँ पे 3 प्रतिरोध है तो इनका R इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, अगर श्रेणी क्रम में है, तीनों दिया ही है श्रेणी क्रम में, तो सिंपल सा हम सबको जोड़ देते हैं, 2 + 3 + 5 कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10 ओम। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V, ये तुल्य प्रतिरोध आ गया 10 ओम। V कितना है, 30 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, तो 30 बटे तुल्य प्रतिरोध आया है 10, 10 तिया 30, 3 एम्पियर आ जाएगा आपका आंसर। नहीं, अभी तो धारा प्रवाहित हुई है 3 एम्पियर, आंसर नहीं, हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, पहले प्रतिरोध में भी आप इसके लिखेंगे, प्रतिरोध 2 ओम में के सिरों पर विभवांतर V1 बराबर आई R1, तो कितना हो जाएगा, आई कितना है हमारा 3 एम्पियर, R1 कितना है 2 ओम, तो 3 दूनी 6 वोल्ट। V2 आई R2, आई कितना है 3 एम्पियर, R2 कितना है 3 ओम, 3 त्रिका 9 वोल्ट। V3 कितना हो जाएगा, आई R3, आई कितना आया 3 एम्पियर, और R3 कितना है 5 ओम, 5 दिया 15 वोल्ट। देखो 30 वोल्ट था, इसको हम बोलते हैं 30 वोल्ट पे, ये जीरो पे, तो 30 वोल्ट कुछ यहाँ ड्रॉप हुआ, कुछ यहाँ ड्रॉप हुआ, कुछ यहाँ ड्रॉप हुआ, अंत में आके जीरो हो गया। तो देखोगे तीनों को जोड़ोगे जब ना, तो 30 आएगा, 9 6 15, 15 30, यहाँ पे 6 वोल्ट ड्रॉप हुआ, यहाँ पे 9 वोल्ट ड्रॉप हुआ, यहाँ पे 15 ड्रॉप हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों की कार्य प्रणाली एवं आवरण विद्युत रोधन के रंग लिखिए। तो 2025 का सेट 1 या 2 इसी में था, उसको मैंने डिटेल में कराया है, तो इसको पूरा सर्किट डायग्राम, क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो 6 नंबर में भले ही आपसे इतना पूछा है, अगर आपको सर्किट पता है तो आप सर्किट डायग्राम इस क्वेश्चन में जरूर बनाएं। सर्किट डायग्राम बना देंगे तो आपका आधा काम वैसे भी हो जाएगा।
के बाद मैं इन सबका मतलब बता रहा हूँ। जीवित विद्युत में तार, जैसे घरों में क्या आता है, दो तार आते हैं हमारे, ठीक है। एक को हम बोलते हैं फेज, एक को बोलते हैं न्यूट्रल। फेज का मतलब जीवित, ये हो गया जीवित, जिंदा तार, और या फिर विद्युत में तार कहते हैं। और ये क्या होता है, उदासीन तार, न्यूट्रल। इसमें कोई करंट नहीं होता है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो विभवांतर होता है वो 220 वोल्ट होता है। यानी कि ये वाला जो जीवित है वो 220 वोल्ट पे होता है, और उदासीन वाला कितने पे होता है, 0 वोल्ट पे। ये 220, इन दोनों के अंतर 220 वोल्ट होता है। क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित तभी होती है ना, एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी जब तक उसमें वोल्टेज का डिफरेंस मतलब विभवांतर नहीं मिलेगा। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होती है। ये सब कॉन्सेप्ट आप 12th में डिटेल में पढ़ोगे। इसीलिए दो तार लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, ये उच्च विभव पर होगा, ये निम्न विभव पर। अब जब ये कहीं पे जाके कंप्लीट होगा सर्किट, पूरा परिपथ कंप्लीट होगा, तब जाके विद्युत धारा प्रवाहित होगी, एक तार में नहीं होता। तो जीवित तार, चलो एक एक करके मैं, क्योंकि इसका कलर भी बताना है, और ये काम कैसे करते हैं पूरा डिटेल में मैंने उस क्वेश्चन में समझाया, वहां पे जाके देख लो, एक बार आप कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और 6 नंबर में ही पूछा गया है, जितनी बार पूछा गया है। तो 6 नंबर, एक क्वेश्चन तैयार करने का 6 नंबर अगर मिल रहा है तो इसको छोड़ना नहीं है आपको। जीवित तार, विद्युत में तार, ये किस कलर का होता है, ये होता है इसका लाल रंग का, ठीक है, लाल रंग का। और दूसरा कौन सा दिया है, भू संपर्क तार, भू संपर्क तार, भू संपर्क तार, इसको बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है, हरे रंग का। ऐसा नहीं है कि हरा रंग नहीं लगाएं, दूसरा तार लगा देंगे तो काम नहीं करेगा, काम तब भी करेगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है। क्योंकि जहां पर बहुत सारे तार, जहाँ पे कंपनियों में, फैक्ट्रियों में क्या होता है कि बहुत सारे वहां पे सर्किट बनी रहती है, बहुत सारे तार एक साथ जाते हैं। तो अगर कलर डिफाइन कर दिया जाता है, तो जब कोई कहीं पे कोई फॉल्ट होता है, खराबी होती है, इलेक्ट्रीशियन आता है, तो उसको समझाने में, उसको समझने में आसानी रहती है कि हाँ, ये हरा वाला कलर है तो ये अर्थिंग वाला तार होगा, वो लाल है तो वो फेज वाला होगा, काला है तो न्यूट्रल वाला होगा। तो देखने में, उसको समझने में आसानी होती है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि लाल रंग की जगह हरा लगा देंगे तो इसमें जीवित तार में करंट नहीं आएगा। तीसरा क्या दिया है, उदासीन तार, न्यूट्रल जिसे बोलते हैं, उदासीन तार, ये कौन से कलर का होता है, काला, ठीक है। तो ये कलर बता दिया हमने, और सबके रंग बताना था। कार्य प्रणाली क्या है, कार्य, वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इसमें जो है विद्युत धारा 220 वोल्ट पे विद्युत धारा में आती है, और ये जो है, ऐसा समझो कि रिटर्न होने के लिए, परिपथ पूर्ण करने के लिए, या फिर विभवांतर पैदा करने के लिए, क्योंकि एक में धारा नहीं प्रवाहित होगी जब तक विभव में अंतर नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम, तुम सोचो फेज में लेकर आ रहे हैं, तो फेज में धारा अकेले नहीं प्रवाहित होगी ना, क्योंकि ये तो पूरा 220 वोल्ट पे है। और वैद्युत धारा तब तक नहीं प्रवाहित होगी जब तक एक उच्च विभव पर होगा, और एक दो बिंदुओं के बीच में अगर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं उच्च से निम्न की तरफ हो रही है। अगर यहाँ से यहाँ धारा गई तो दो बिंदु हैं, तो इसको हम बोलेंगे उच्च विभव पर है, उच्च विभव पर, और ये निम्न विभव पर है। तो यही काम करता है। जीवित में वोल्टेज तो है 220 वोल्ट पे, और उदासीन जो है वो 0 वोल्ट पे होता है, तो विभवांतर बनता है और तब जाके धारा प्रवाहित होती है। ये दोनों को मिला के एक ही में लिखना, सबको अलग अलग कार्य प्रणाली, उदासीन तार हो गया, और इसका बता दिया हमने। भू संपर्क तार का कार्य प्रणाली क्या होता है, क्या काम होता है, कैसे बनाया जाता है, तो ये सब देखा होगा कहीं न कभी, कभी न कभी यूज भी किया होगा, कि हम इसमें एक, जो सही तरीका है लगाने का, कि उसमें लगभग 1 से 1.5 मीटर का गड्ढा खोदते हैं, वहां पे एक तांबे की प्लेट नीचे लगाई जाती है, उस प्लेट से जो है एक रॉड जोड़ी जाती है, और तार से, तो हम जो हमारे घरों में प्लग लगता है, देखा होगा, उसमें 3 सॉकेट होते हैं। एक यहाँ पे बड़ा सा होता है, और दो करंट, तो एक तो फेज वाला हो गया, एक उदासीन वाला हो गया, फेज वायर, एक न्यूट्रल वाला। ये जो बड़ा वाला लगा रहता है, एक्चुअली इसी यही लगा होता है अर्थिंग के लिए, यहीं से हम अर्थिंग कर देते हैं। अब अर्थिंग करने का फायदा क्या होता है, या फिर काम कैसे करता है, कि अगर हम पृथ्वी से जोड़ दिए तो पृथ्वी का वोल्टेज होता है 0, पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0, मतलब वो लो वोल्टेज होता है। तो अगर कहीं पे कोई हमारे घरों में, उपकरणों में कोई फॉल्ट आती है, कोई कमी आती है, खराबी आती है, या फिर कभी बहुत ज्यादा करंट आ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो क्या होता है, अर्थिंग के रास्ते जो है सारा करंट पृथ्वी में चला जाता है, और हमारे उपकरणों को नुकसान नहीं होता, या फिर हमने कभी किसी धातु का उपकरण है उसको टच कर दिया तो हमें भी करंट नहीं मारेगा, क्योंकि वो लो वोल्ट पे होता है। तो करंट हमेशा किधर जाता है, निम्न विभव की तरफ। तो पृथ्वी का विभव निम्न होता है, 0 मान के चलते हैं हम,
तो उधर चला जाता है, फिर कोई नुकसान नहीं होता है। अर्थिंग बहुत ज़रूरी होता है, घरों में ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, बाकी डिटेल में लिखने के लिए आप जो है उस वीडियो में जाके लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा। 24 में आपको पता होगा दो पार्ट दिए रहते हैं अथवा करके, तो दोनों में से एक ही करना होता है, दोनों नहीं करना होता। 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम को स्पष्ट कीजिए, यह किन भौतिक राशि की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हो चुके हैं। 2025 में कम से कम 2-3 सेट में रहा होगा, 2-3-4 सेट में रहा होगा। तो मैंने बार बार कराया हुआ है, अब इस बार बोल के नहीं लिखाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको समझा दे रहा हूँ। बाकी अगर आप पहले से करते आ रहे होंगे तो अब तक ये क्वेश्चन तो तैयार हो जाना चाहिए आपका, क्योंकि यही क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर से, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में से यही दो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? पहले तो मैं ये बता दे रहा हूँ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और क्या दूसरा क्या बताना है? दूसरा दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम। दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम। अंगुष्ठ का, देखो मैं बार बार ये कर इसलिए करा देता हूँ, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फिर भी मैं हर सेट में मैं करा रहा हूँ, कंप्लीट करा रहा हूँ, ताकि अगर आपको मान लीजिए इस सेट पे डायरेक्ट आए हैं तो आपको फिर से, अगर मैं बोल दूंगा कि ये वाला क्वेश्चन पहले कराया है तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा वीडियो में जाके कहाँ पे है कहाँ नहीं। इससे अच्छा है मैं यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत कर देता हूँ ताकि आपको कर लो। जितनी बार आया है मैंने हर बार कराया है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्यों प्रयोग करते हैं? सबसे पहले इस सवाल, यह किन भौतिक राशि की दिशा ज्ञात करने में, पहली बात तो दिशा ज्ञात करने में, तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमें बताता है चुंबकीय बल की दिशा। चुंबकीय बल की दिशा, अगर देखो कोई धारावाही चालक तार है, धारावाही चालक तार का मतलब उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। तो अगर कोई तार है जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उस तार को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उस पर एक बल लगता है, और उस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा नियम यूज करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब आता है दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम। तो अगर यहाँ भी कोई धारावाही चालक तार है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का चुंबकीय बल की दिशा, और इसमें क्या किस काम में आता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में प्रयोग होता है ये। दोनों का प्रयोग समझ में आ गया? थोड़ा सा मैं बना के भी समझा दे रहा हूँ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि अगर हम अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियों, कौन कौन सा, अंगूठा, और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको तो मध्यिका बोलते हैं, इसको अंगूठा, इसको फोर फिंगर, तर्जनी, अंगूठे, तर्जनी और मध्यिका को परस्पर लंबवत हम संयोजित करें, तथा अब आगे क्या करना है, याद रखना है एफ बी आई, तीन चीजें बता दे रहा हूँ, एफ बी आई। तो ये एफ का मतलब होता है बल, बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, और आई का मतलब होता है धारा। अगर हम तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें तथा मध्यिका को वैद्युत धारा की दिशा में रखें, तो अंगूठा जिधर होगा वो हमें चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो एक बार स्लो करके लिख भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको बनाना चाहें हम तो कैसे बनाएंगे? एक ऐसे हाथ लाओ, ये अंगूठा बन गया, ये तर्जनी बन गई, ये बन गया मध्यिका, और दो उंगली ऐसे बना दो। तो इससे अच्छा नहीं बनेगा, उससे नहीं बनेगा, बना सकते हो। तो ये एफ, ये बी, ये आई। अगर इस तर्जनी को, ये बाहर की तरफ है ये, ठीक है, तो ये तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें और मध्यिका को वैद्युत धारा की दिशा में, तो अंगूठा जो है क्या बताएगा? चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। एफ मतलब चुंबकीय बल यहाँ पे है। ठीक है, लिख लेना। और अगर एक एग्जांपल लेके मैं दिखा भी देता हूँ, जैसे मान लो ये है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इसमें एक तार है जिसमें वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो हम इस पे लगाएंगे कैसे? कैसे लगाएंगे? पहले बायां हाथ लेना है, इसको क्या, ये उंगली, ये जो एरो बना हुआ है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और धारा ऊपर की तरफ एरो बना हुआ है, तो ऊपर की तरफ धारा जा रही है। तो इसको किधर रखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अब
पहले देखो लगाने का यही तरीका है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर मैं सीक्वेंस जिस सीक्वेंस से बता रहा हूँ उससे लगाओगे तो कितना सिंपल लगेगा देखो। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सोचना है, जिधर चुंबकीय क्षेत्र दिया है उधर ये उंगली करके खड़े हो जाओ। और इन दोनों के बारे में अभी नहीं सोचना है, पहले क्या करना है इसको सोचना है। तो चुंबकीय क्षेत्र इधर था, इधर कर लिया हमने। अब क्या करें, धारा तो ऊपर है और हमारी ये उंगली धारा की दिशा में होना चाहिए, तो इसको ऐसे घुमा देंगे। ये धारा की दिशा में चला गया। अब अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। अंगूठा अंदर जा रहा है मतलब इस पर जो बल लगेगा अंदर, तल के अंदर को हम कैसे दिखाते हैं, क्रॉस से। ये बल हो गया। हाँ, तल के अंदर लगेगा बल। समझ में आ गया होगा कैसे किया। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र, धारा को देखा तो धारा ऊपर जा रही है, ये उंगली इधर है तो इसको घुमा दिया, अंगूठा अंदर है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केस आपने अपने स्कूल में कोचिंग में किए होंगे। सेकंड पार्ट दिया दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम। दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम किस काम में आता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने में काम आता है। कैसे क्या करते हैं, तो अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। दाहिने हाथ की उंगलियों और अंगूठे को हमें परस्पर इस तरीके से लंबवत रखना है। दाहिने हाथ की उंगलियों और अंगूठे को लंबवत रखना है और अंगूठे को धारा की दिशा में रखनी है। अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे। इन उंगलियों को हमें किधर रखना है, जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु की तरफ उंगलियों को रखना है तथा उंगलियों को कर्ल करना है, ऐसे मोड़ना है। तो उंगलियां जिधर मुड़ेंगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ध्यान से देखो, जैसे मान लो यहाँ पे हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो धारा ऊपर की तरफ जा रही है तो अंगूठा ऊपर रखेंगे। इन उंगलियों को क्या करेंगे, उस बिंदु की तरफ रखेंगे और उंगलियों को मोड़ना है। तो उंगलियां किधर मुड़ेंगी, इधर ही तो मुड़ती है ना, इधर मत मोड़ना। इधर मुड़ेंगे भी तो नहीं, अगर इधर मोड़ दोगे तो ये तुम्हारा आखिरी सवाल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ऐसे करके अंदर की तरफ जाएंगे। तो ये हम अंदर को किससे लिखते हैं, क्रॉस से। और अगर यहां निकालना हो यहां भी बता दो, ऐसे कर लेंगे। ऐसे धारा ऊपर की तरफ, उंगलियों की दिशा किधर, बिंदु की तरफ जहां पे ज्ञात करना है। तो इसको ऐसे हम घुमाएंगे, बाहर की तरफ आ रही है तो ये बाहर को हम लिखते हैं किससे, डॉट से ना बना देंगे तो काम हो जाएगा। तो ये है बाहर की तरफ, तल के बाहर बोल दो, तल के बाहर। तल कौन सा, ये जो बोर्ड है उस प्लेन की बात करें, तल के बाहर और ये तल के अंदर। कभी कभी पूरा बनाने के लिए आ जाता है, चित्र बनाने के लिए, तो ये बिल्कुल एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनते हैं, मतलब संकेंद्री वृत्त बनते हैं ऐसे, इनका केंद्र उस तार पर होता है। ठीक है, तो ये सेट कंप्लीट होता है, सेट टू। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट सेट में।